हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक साई आप सभी का द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के क्लास चौथे लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्याकरण संरचना की। दोस्तों, हम लोग पिछले दिनों व्याकरण संरचना की बात कर रहे थे और व्याकरण संरचना में ध्वनि संरचना की बात हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शब्द संरचना की कि शब्द की संरचना कैसी है और कैसे हुई है। शब्द संरचना की दोस्तों, सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और मैंने बताया था कि शब्द संरचना में हमें शब्द के बारे में जानना है और शब्द के भेद के बारे में जानना है। शब्द के भेद के बारे में जानना है। दोस्तों, शब्द के भेद के बारे में हम बताएं तो बात करते हैं कि पहले कि शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया था कि शब्द के भेद में हमको बात करना है रचना एवं बनावट के आधार पे। रचना एवं बनावट के आधार पे। रचना एवं बनावट के आधार पे। तो दोस्तों, रचना एवं बनावट के आधार पे हमने डिस्कस किया था सिलेबस में कि रचना एवं बनावट के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़, ठीक है, दूसरा होता है योग रूढ़, ठीक है, और तीसरा होता है यौगिक। दोस्तों, व्याकरण की संरचना में हम लोग बात करेंगे जो शब्द की भेद है रचना एवं बनावट के आधार पे, वो पहला हो जाएगा रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक की। तो हम लोग शब्द संरचना में इसकी परिभाषा को बात करेंगे। और हमारे एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि दे देगा कोई शब्द, पूछ देगा कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, यौगिक है या रूढ़ शब्द है। इसी में ही दोस्तों यौगिक की बात करें तो इसमें आ जाता है समास, आ जाता है उपसर्ग और आ जाता है प्रत्यय। तो दोस्तों, समास, उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो आपको समास एक लेक्चर में दे दिया जाएगा और उपसर्ग और प्रत्यय एक लेक्चर में दे दिया जाएगा, जो हमारा कवर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे रूढ़ शब्द की, योग रूढ़ शब्द की और यौगिक शब्द की। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग आप बता दें दोस्तों, तो हम लोग कई जगह पे 4 प्रकार के मिलते हैं, कई जगह पे 5 प्रकार के मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे हमने सिलेबस में बात कर चुके हैं उत्पत्ति के आधार पे भी कि एक हो जाता है तत्सम, एक हो जाता है तद्भव, एक हो जाता है देशज, एक हो जाता है विदेशज और एक हो जाता है संकर शब्द। संकर शब्द से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा शब्द संकर शब्द है। ठीक है, तद्भव तत्सम से भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। देशज शब्द से भी एक बार का क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आपके क्वेश्चन बने हुए हैं इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, देशज से, तद्भव तत्सम से, विदेशज से या संकर शब्द से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रचना और बनावट के आधार पे हो गया था हमारा, उत्पत्ति के आधार पे हो गया था। फिर हमारा आ जाता है रूप परिवर्तन के आधार पे। दोस्तों, रूप परिवर्तन के आधार पे बात करें, रूप परिवर्तन के आधार पे बात करें, रूप परिवर्तन के आधार पे बात करें तो एक होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। आज हम लोग जानेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है। इसमें आपका संज्ञा हो जाता है, जिसको पढ़ेंगे सर्वनाम हो जाता है, ठीक है, विशेषण हो जाता है और क्रिया हो जाती है। तो ये हम लोग जो पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम, ये अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज हम लोग विकारी शब्द के बारे में जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द की बात करें तो अव्यय जो होता है आपका अविकारी शब्द होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि निपात शब्द कौन सा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जिससे सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि
इसको और किसी बांटा गया है तो फिर आता है अर्थ के आधार पे। दोस्तों अर्थ के आधार पे बात करें तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पे बात करें दोस्तों तो इसमें आ जाता है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, विपरार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द, और एक हो जाता है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, और एक हो जाता है आपका अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी में आ जाएगा आपका मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, ठीक है। दोस्तों अर्थ के आधार पे भी हम लोग जानेंगे कि एकार्थी शब्द क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होता है, विपरार्थी शब्द क्या होता है, समानार्थी शब्द, और जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनका लेक्चर आपको अलग से दे दिया जाएगा। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक हम लोग हिंदी का सिलेबस कवर कर जाएं, ताकि 8 दिन हम ओपन चैलेंज के साथ करें कि 8 दिन पूरे दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है। और हम बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जितना हम आपको पढ़ा देंगे और उसमें से अगर हिंदी का आपका नहीं होता है तो मुझसे फिर आप पूछिएगा अक्सर मुझे ये नहीं आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है। बस आप ध्यान से मेरे लेक्चर को देखते रहिए। मैं बात करूंगा कि ये शब्द आपको कैसे नहीं आता है, शब्द संरचना के बारे में आप कैसे नहीं जानते हैं, ध्वनि संरचना के बारे में कैसे नहीं जानते हैं। प्रैक्टिस कराएंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस तरह के बने हैं, और आपके जो 20 तारीख के बाद अगर पेपर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कैसे आपसे सॉल्व नहीं होता है। दोस्तों ध्वनि संरचना में हम आपको बताए थे कि वर्ड के बारे में, कि स्वर व्यंजन के बारे में। क्या आपका कोई क्वेश्चन ऐसे फंस रहा है? क्या घ पूछा था कि 2013 में पूछा हुआ है कि घ का उच्चारण क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि घ का उच्चारण क्या है? कंठ। बड़ा वाला जो स है, स का उच्चारण क्या है? तो पता नहीं है, तालु। इस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं आपको सारा कराया हुआ हूँ। श का पूछा है कि किन वर्णों से मिलके बना है श, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों ये था हमारा सिलेबस की बात कर रहे थे, शब्द संरचना की हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों अब हम लोग इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और हम सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ते हुए आगे इस कारवा को लेके चलेंगे। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपका टॉपिक पूरा क्लियर रहे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतने गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मैं आपको सिलेबस और ये जो पढ़ा देता हूं उसको आप अच्छे से सुन लें और देख लें। तो दोस्तों शब्द संरचना की बात में कर रहा था, तो शब्द संरचना में अगर हम बात करें तो संरचना में होती है बनावट। किसकी बनावट? शब्द की बनावट। शब्द की संरचना कैसे हुई है, शब्द की संरचना कैसे हुई है, हमको इसमें जानना है। तो शब्द की संरचना जानने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि शब्द क्या होता है। तो शब्द की बात करें तो शब्द जो होता है 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलके बना होता है, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, जो किसी अर्थ का बोध कराता है। इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि शब्द क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों से या ध्वनि, 2 या 2 से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि जिसके सुनने से किसी अर्थ का बोध होता है, शब्द कहलाती है। ठीक है। 2 या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि, अक्षरों की वह ध्वनि जिसको सुनकर किसी अर्थ का बोध हो, अर्थ का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अक्षरों की वह ध्वनि जिसको सुनने के बाद आपको किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं पानी। पानी देखेंगे दोस्तों, प प्लस अ, या कहें तो इसको मात्रा कह सकते हैं, आ की मात्रा
प्लस न प्लस ई की मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये अक्षर है। ठीक, दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलके बनता है और जिसको सुनने के बाद, पानी शब्द सुनने के बाद क्या है आपके दिमाग में क्या बनता है, एक किसी न किसी अर्थ का बोध होता है कि पानी क्या है। तो ऐसे शब्द दो या दो से अक्षरों से मिलके बने होते हैं जिसको सुनने के बाद क्या होता है, आपको किसी अर्थ का बोध होता है, उसको हम लोग कहते हैं शब्द। पानी के बाद बात करें खाना। खाना शब्द सुनने के बाद आपके मन में या आपके दिमाग में किस अर्थ का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शब्द। जैसे अन्य भाषाओं के शब्दों को भी बात करें अगर हम लोग, तो कह देते हैं फिजिक्स में कि चाल। चाल की बात करें तो चाल भी एक प्रकार की शब्द है। दाब, दाब भी क्या है, एक प्रकार का शब्द है। तो शब्द जो होता है दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलके बना होता है और जिसको सुनने के बाद किसी अर्थ का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शब्द। दोस्तों ये थी डिफिनीशन, और डिफिनीशन से आपके क्वेश्चन नहीं बने हैं, क्वेश्चन बने हैं शब्द के भेद से। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं शब्द के भेद की। तो हेडिंग डालिए शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द के भेद। दोस्तों अभी हम बताए हैं कि शब्द को कम से कम 4 प्रकार से बांटा गया है। अब पहला है रचना एवं बनावट के आधार पे। तो हेडिंग डालिए रचना, रचना एवं बनावट के आधार पे। रचना एवं बनावट के आधार पर। दोस्तों रचना एवं बनावट के आधार पर अभी हमने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है योग रूढ़, और तीसरा होता है यौगिक। दोस्तों यौगिक में भी हम आपको भी बता चुके हैं, समास पढ़ना है हमको, उपसर्ग पढ़ना है और प्रत्यय पढ़ना है। ये आपको अलग क्लास में दिए जाएंगे और आपको यहाँ बस ये जानना है कि शब्द की बनावट में कि रूढ़ शब्द कौन से हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं और यौगिक शब्द कौन से हैं। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, दे दिया था शब्द और शब्द दे के पूछा था कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ठीक है, या कोई शब्द दे देगा, पूछ देगा ये किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दोस्तों अगर हम लोग रूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसा शब्द जो किसी अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बने होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बने होते हैं, ठीक है, अर्थात जिसके हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं योग रूढ़, मतलब रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों की सहायता से, अन्य शब्दों की सहायता से, अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बने होते हैं, नहीं बने होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वे जिनके खंड यानी सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताएं दोस्तों, तो जैसे हाथी, घोड़ा, ठीक है, घर, जैसे हाथी, घोड़ा, घर, ठीक है, हाथी, घोड़ा, घर, तोता, कोई भी शब्द, ठीक है, जैसे बोलिए, जैसे तोता, ठीक है, जैसे बोल देते हैं पानी, ठीक। जैसे देखिए हाथी शब्द जो है ना, देखिए हा और थी से मिल के बना है, ठीक। इसमें अ की मात्रा अलग कर लीजिएगा, इसमें ई की मात्रा अलग कर लीजिएगा। लेकिन ये बताइए कि अगर हम लोग ह को अलग कर लेते हैं तो क्या इसमें सार्थक शब्द मिला हाथी में, थी में इसको अर्थ निकलता है? नहीं। जैसे घर है तो घर में से घ को अलग कर लेते हैं और र अलग कर लेते हैं, तो र का कोई सार्थक अंक बनेगा? नहीं। घ का कोई सार्थक अंक बनेगा? नहीं। ठीक है, जैसे तोता है, तोता में अगर त को अलग कर लेते हैं तो ओता में कोई अर्थ बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जिसके हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं,
वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बने होते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसी को हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें योग रूढ़ की, तो योग रूढ़, योग मीन्स होता है जोड़ना और रूढ़ मीन्स होता है रूढ़ के साथ। ठीक है, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे बात करें अगर हम लोग कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे घुड़सवार, जैसे हम लोग कह दें घुड़सवार। अब देखेंगे घुड़ को अलग करेंगे तो घुड़ मीन्स होता है घोड़ा, सवार मीन्स होता है सवारी करने वाला या बैठा हुआ। ठीक है, किस पे सवारी? घोड़े की सवारी। पाठशाला, पाठ और शाला। ठीक है, पाठ मीन्स होता है पढ़ाई और शाला मीन्स होता है घर। ठीक, तो पाठशाला। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं विद्यालय की बात करें तो विद्या होता है, विद्या मीन्स पढ़ाई, ठीक है, एक प्रकार की, और आलय मीन्स होता है, आलय मीन्स घर। तो दो शब्दों से मिलकर बना कि नहीं? विद्या अलग हो गया, आलय अलग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? योग रूढ़ कहलाएगा। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं आपके क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार की बात करें, विद्यालय की बात करें, पाठशाला की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए कि घुड़सवार, विद्यालय, पाठशाला। ठीक है, ये सब क्या है? आपके योग रूढ़ शब्द हैं। अब हम लोग बात करते हैं यौगिक की, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने होते हैं, लेकिन खंड करने पे क्या होता है? वो अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। ठीक है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से, मतलब यौगिक है ना, यौगिक पढ़ा है ना साइंस में, उसी प्रकार का यौगिक ये भी है। ठीक है, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा खंड करने पे मूल अर्थ को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, मतलब कि जो उसका अर्थ था वो क्या होता है? बदल जाता है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, किंतु खंड करने पर अर्थ बदल जाते हैं। अर्थ क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि वे शब्द जो दो या से अधिक शब्दों से मिलके क्या होते हैं? बने होते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें पीताम्बर की बात करें, पीताम्बर, तो पीत धन अंबर, तो पीत और अंबर से मिलके बना है, लेकिन जब इसको हम लोग अलग करते हैं तो पीताम्बर क्या हो जाता है? पीला वस्त्र, ठीक है, धारण करने वाला। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं गजानन। ठीक है, गज प्लस आनंद, दो शब्दों से मिलके तो बना है, लेकिन गजानन का हम लोग संधि अलग करते हैं, गज और आनंद, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है, गजानन। ठीक है, गज मिस होता है हाथी और आनंद मिस हो जाता है सर। ठीक है, लेकिन अगर ये एक साथ है तो गजानन मिस हो जाता है गणेश भगवान। तोड़ेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, गज मिस हाथी और आनंद मिस क्या हो जाता है? आपका सर, मतलब कि धड़, मतलब कि हेड। ठीक है सर, ठीक है, तो ये था आपका
रचना और बनावट के आधार पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। तो हेडिंग डालिए, शब्द के भेद में उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। हेडिंग डालिए, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पे कहें या स्रोत के आधार पे कहें, इसको हम लोग कहते हैं स्रोत के भी आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे बात करें तो आता है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं तद्भव शब्द की। किसकी? तद्भव शब्द। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको बना हुआ है कि पूछ देता है कि एक शब्द दे देगा, पूछ देगा तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर शब्द है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि तद्भव शब्द होता क्या है। तो दोस्तों, तद्भव शब्द जो है वह वे शब्द होते हैं जो तत्सम संस्कृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव मतलब उससे बना हुआ। ठीक है, उससे बना हुआ। तद मिस उससे और बना हुआ, भव मिस होता है बना हुआ, तद्भव। ठीक है, वे शब्द जो तत्सम यानी संस्कृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो तत्सम यानी संस्कृत से, तद्भव मतलब तत्सम यानी संस्कृत से विकृत होकर, मतलब कि बदल कर विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में पहले बोले जाते थे, ये फिर बदल के क्या हो गए हैं आपके तद्भव मतलब हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं। इसका एग्जाम्पल लें, जैसे दूध, घी, जैसे दूध, घी। ठीक है, दूध, घी, रस्सी। ठीक है, तो अब देखिए ये संस्कृत में कैसे यूज किया जाता था। दूध को हम लोग क्या यूज करते थे? दुग्ध यूज करते थे। घी को हम लोग यूज करते थे घृत, लेकिन ये विकृत होकर हिंदी में घी शब्द आ गया, दुग्ध जो है दूध आ गया। रज्जू जो था, रस्सी को कहते थे रज्जू, लेकिन ये पलट के हिंदी में मतलब विकृत होकर आ गया रस्सी। ठीक, तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। अब हम बात करते हैं तत्सम शब्द की, कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों, तत्सम शब्द भी होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग तत्सम शब्द। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जो संस्कृत भाषा के हैं और सीधे सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो है संस्कृत भाषा के और सीधे सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आपको तत्सम शब्द। जैसे अगर दुग्ध मिल जाए
ठीक। दुग्ध जो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। घी की बात करें तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। रज्जु की बात करें तो तत्सम शब्द। ठीक है, ये सब क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, सुई को कहते हैं सूचिका। सूचिका कह दें तो सुई हो गया आपका, ये हो गया तत्सम शब्द। नारिकेल होता है नारियल। नारिकेल मीन्स नारियल होता है, ये हो गया आपका तत्सम शब्द। दोस्तों, तद्भव और तत्सम से आपके एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए अभी आपको बस तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में बता दिया जा रहा है। प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और सीधे सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं देशज शब्द की। किसकी? देशज शब्द की। तो देशज शब्द क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि देशज शब्द क्या होता है। तो देशज शब्द की बात करें दोस्तों, तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। देशज शब्द, तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है, और उनका उपयोग हम लोग सुविधाजनक मतलब सुविधा अनुसार उसका प्रयोग हम लोग करने लगते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? कि देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का प्रयोग नहीं पता नहीं चलता है, उत्पत्ति का, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, किंतु अपने सुविधानुसार लोग अपनी बोली अनुसार, ठीक है, लोग अपनी बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। लोग अपनी बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक बात है कि देशज शब्द जो है कि हमारे हिंदी भाषा में तो प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द को प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है? विदेशी भाषा से हुई है या देसी भाषा से, मतलब कि हिंदी भाषा से हुई है, या संस्कृत भाषा से हुई है, या फारसी भाषा से हुई है? किस भाषा से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है उसका पता हमें नहीं चलता है। तो हम लोग उस शब्द को कहते हैं देशज शब्द, जिसका हम लोग मूल नहीं जान पाते हैं कि उसकी जननी कहाँ पे है, उसका जन्म स्थान कहाँ से है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? देशज शब्द। जैसे हम लोग बात करते हैं, एगो बनारस में कहावत है कि एकदम चकचक बा, ठीक है, एकदम चकचक बा, यानी चकचक बा का हम लोग अर्थ तो निकाल लेते हैं, ठीक ना, लेकिन उसका हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वो शब्द कहाँ से आया है। जैसे हम लोग पगड़ी की बात करते हैं, तो पगड़ी जो है आपका कहाँ से, किस शब्द, कहाँ का शब्द है, तो आपका पता नहीं चलता है कि पगड़ी, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार बस बना है कि पगड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है, पगड़ी। जैसे हम लोग बात करते हैं लोटा की, लोटा में पानी देता, ठीक ना, गाँव में बोलते हैं ना लोटा में पानी देता, तो लोटा शब्द की पता नहीं चलता है कि लोटा शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं खोपा, खोपा की, ठीक है, खोपा शब्द का भी आदमी बता नहीं पाता है कि इसका शब्द का जननी मतलब मूल स्थान कहाँ से है। अब आप बात करेंगे खोपा क्या होता है, तो लड़कियां जो बाल में जूड़ा लगाती हैं ना, जूड़ा जो बनाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं खोपा। ये हंसने वाली बात नहीं है, यही है खोपा जिसको हम लोग कहते हैं, जूड़ा को, ठीक है, जूड़ा जो बनाती है बाल में उसको हम लोग कहते हैं खोपा। ये एक दो बार किसी हमको लगता है कि यूपी के किसी एग्ज़ाम में पूछा था, लेकिन ये टीचर का एग्ज़ाम नहीं था, टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं था, जिसमें पूछा था कि खोपा शब्द किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इस प्रकार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए खोपा जो होता है उसको जूड़ा को कहते हैं, ठीक है। पगड़ी हो गई, लोटा हो गया, तो हम लोग कुछ शब्द की बात कर लेंगे, ठीक है, जिस उत्पत्ति के बारे में, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द के बारे में हम लोग प्रैक्टिस सेट में बात कर लेंगे। बस यहाँ पे फिलहाल हम लोग जानेंगे कि देशज शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, संकर शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, ये था देशज शब्द, वे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, किंतु अपनी सुविधा के अनुसार लोग अपनी बोली में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा देशज शब्द कहलाता है। दोस्तों, अब बात आती है विदेशज शब्द।
किसकी? विदेशज शब्द की। ये सब आपका अभी स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे ही चल रहा है। विदेशज, विदेशज शब्द दोस्तों, जैसे आपको सब सबसे ही पता चल जा रहा है विदेशज मतलब विदेशी है, मतलब कि बाहरी है, ठीक है। तो विदेशज शब्द क्या होता है? वे शब्द जो दूसरी भाषा के हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो दूसरी भाषा के हैं, दूसरी भाषा के हैं, किंतु हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं किताब, जैसे हम लोग बात करते हैं किताब की, ठीक, किताब है आपकी विदेशी भाषा, ठीक। औरत, साइकिल, ठीक है, ये क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है। कबूतर, आलपीन, ये सब क्या है? विदेशी भाषा के शब्द हैं। दोस्तों हम लोग आगे चल के बात करेंगे, जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि फारसी भाषा का शब्द है, कि उर्दू भाषा का शब्द है, कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक। ये हम लोग आगे चल के इसको हम लोग अभी और अच्छे से जानेंगे जब हम प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो होती है, जो दूसरे भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। दोस्तों विदेशज शब्द से क्वेश्चन वही पूछ देता है कि साइकिल क्या है, तो साइकिल जो है आपकी विदेशज शब्द है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संकर शब्द की, जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जो बहुत कम आप जगह आपको देखने मिलता है कि संकर शब्द के बारे में बहुत कम जगह बताया जाता है। तो संकर शब्द के बारे में आपको बता दिया जाए कि संकर शब्द वे होता है, ठीक है, मिश्रण, ठीक है। संकर मतलब कि मिश्रण, कि दो चीज़ों का मिश्रण कर दिया जाता है तो संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। तो संकर शब्द क्या होता है? वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से निर्मित होते हैं, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से निर्मित होते हैं, अलग अलग भाषाओं से निर्मित होते हैं। वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं संकर शब्द, यानी दो अलग अलग भाषाओं से बनने वाले संकर शब्द, ठीक है। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से अगर कोई शब्द बनता है तो वह कहलाता है संकर शब्द। जैसे हम लोग बात करें तो कहते हैं ना कि रेलगाड़ी आई गई, जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है भैया? अंग्रेजी शब्द है, ठीक। पाकिट मार क्या है? पाकिट में क्या है? किस चीज़ का है? अंग्रेजी शब्द है, ठीक। जेब कतरा। बात करते हैं बम वर्षा हुई, बम की वर्षा, ठीक। फिर बात करते हैं शादी ब्याह, बोलते हैं ना शादी ब्याह में जाना है कि नहीं, तो शादी ब्याह क्या है? आपके संकर शब्द है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग शब्द के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं, और रेलगाड़ी शब्द पूछा हुआ है कि रेलगाड़ी शब्द कौन सा शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द क्या है? संकर शब्द है। आपका क्वेश्चन जहाँ से पूछेगा मैं आपको वहाँ से बता दूंगा कहाँ से पूछा हुआ है, ये आपका क्या है? इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि रूप परिवर्तन के आधार पे कि शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पे बताया गया था आपको कि दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, ये आपका स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे ये आपके प्रकार खत्म हो चुके हैं 5। अब आपका है रूप परिवर्तन के आधार पे। रूप क्या होता है? परिवर्तित कर लेता है। रूप परिवर्तन के आधार पे, रूप परिवर्तन के आधार पे, रूप परिवर्तन के आधार पे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? तो विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन।
विकार का अर्थ होता है, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। जिसके कारण अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पे, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने से लिंग वचन कारक के आधार पर लिंग वचन कारक व काल के आधार पर वे शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने से लिंग वचन काल के आधार पे क्या करते हैं? अपना रूप स्वयं बदल लेते हैं। ठीक है, काल के आधार पर अपना रूप स्वयं बदल लेते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने से लिंग वचन कारक काल के आधार पर स्वयं को क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द का एग्जाम्पल ले लें तो जैसे होता है संज्ञा, सर्वनाम। जैसे इसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आप कहेंगे सर संज्ञा कैसे हो गया, सर्वनाम कैसे हो गया? इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम क्या है? शब्द है। लेकिन खाना खाता है तो राम खाना खाता है और सीता खाना खाती है, तो खाता और खाती। ठीक है, राम खाना खाता है और सीता खाना खाती है। ठीक है, ये खाता शब्द जो है ये किसके आधार पर बदल गया? राम, मतलब कि संज्ञा के आधार पे क्या हो जा रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। सीता के आधार पे क्या जा रहा है? ये खाती हो जाता है। ठीक है, राम जाता है, सीता जाती है। ठीक है, खाता है, खाती, ये सब क्या है? आपका क्या हो जा रहा है? आपका परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, ये था आपका विकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द की तरफ कि अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द की बात करें जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो। अविकारी मतलब कि परिवर्तन ना हो, अविकारी शब्द। ठीक है, जिसमें लिंग वचन काल के आधार पे वे शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तित न हो, परिवर्तित न हो। ठीक, वे शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पे क्या हो? परिवर्तित न हो, उसको हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे की बात करें, धीरे धीरे क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक, जैसे बात करें आजकल क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक, आजकल क्या है? अविकारी शब्द है। जैसे में से। ठीक, जैसे हम बात करें साथ, किसी के साथ। ठीक है, ये भी क्या है? एक साथ एक शब्द है। ठीक, जैसे हम लोग बात करते हैं और किंतु, ये सब क्या है? किसी भी शब्द के साथ लगाओगे ये शब्द क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा, चाहे लिंग वचन क्या। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, सीता धीरे धीरे खाती है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस पे लिंग वचन काल का क्या है? बोध नहीं पड़ रहा है, परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। लिंग वचन काल कुछ भी हो, ये धीरे धीरे है तो धीरे धीरे रहेगा, चाहे सीता हो चाहे राम हो। राम धीरे धीरे खाता है और सीता धीरे धीरे खाती है, तो ये आपका धीरे धीरे आपको जो शब्द है वो आपका अविकारी शब्द। जैसे आजकल, वह आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है।
तो आजकल क्या है आपका अविकारी शब्द है। ठीक है, वह मेरे साथ जाता है, वो मेरे साथ जाती है। तो क्या ये साथ जो आपका शब्द है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो है अविकारी शब्द। ठीक है, अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा था निपात से, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका निपात। ठीक है, निपात से क्वेश्चन बनता है, विकारी अविकारी शब्द तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सब संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है निपात शब्द रूप परिवर्तन के आधार पे निपात। तो हेडिंग डाल लीजिए निपात। ठीक है, वे शब्द जब जिसको किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं जब, तो वो उसके भाव को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसके भावार्थ को क्या करता है और बढ़ा देता है, उसी को कहते हैं हम लोग निपात। तो हेडिंग लिखिए, जो शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग होकर, जो शब्द, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, जो शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग होकर, वाक्य में प्रयोग होकर जो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होकर उसके भाव को, उसके भाव तथा भावार्थ को, तथा मतलब अर्थ को भी, भावार्थ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निपात। ठीक है, जैसे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन जो पूछा था भी क्या है, तो भी जो है आपका निपात शब्द है। दोस्तों राम भी जाता है, ठीक है, तो राम जाता है, तो राम जाता है, ठीक है, नॉर्मल है कि राम जाता है, आज नहीं जा रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, राम भी जाता है, तो राम को क्या कर रहा है, ये भी एक विशेष बना दे रहा है, इसके भावार्थ को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, इसके भाव को बढ़ा दे रहा है कि राम भी जाता है, सोहन तो जाता ही है, राम भी जाता है, राम के भाव को क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है। राम जाता है, सोहन जाता है, तो ये तो जा रहे हैं, लेकिन भी जो शब्द लग जाने से क्या हो जा रहा है, इसके भाव को और बढ़ा दे रहा है, इसके भावार्थ को क्या कर दे रहा है और मजबूत कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो राम भी जाता है, तो भी जो है निपात है। तो क्वेश्चन पूछा था कि भी क्या है, तो भी आपका निपात शब्द है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है, इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से निपात शब्द से बना हुआ है कि राम भी जाता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों आगत शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द को ही आगत शब्द भी कह सकते हैं, कि जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत शब्द। जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत शब्द। जैसे अरबी भाषा कोई शब्द है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत शब्द। विदेशी शब्द भी कहते हैं उसको हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे कोई शब्द है फारसी भाषा का, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वो है फारसी भाषा का शब्द। जैसे कोई पुर्तगाली भाषा का शब्द है तो वो है पुर्तगाली भाषा का शब्द, तो उसको हम लोग कहते हैं आगत शब्द। तो दोस्तों आगत शब्द से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको ये हमने बता दिया कि योग रूढ़ मतलब कि रूप परिवर्तन, पहला बताया हमने कि रचना एवं बनावट के आधार पे, फिर हमने बताया स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे, फिर हमने बताया अर्थ के आधार पे, तो फिर हमने बताया कि रूप परिवर्तन के आधार पे। दोस्तों ये था हिंदी का आपका शब्द संरचना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग का छूटा हुआ है कि कारक, उपसर्ग, समास, ठीक है, इन सबों की बात करेंगे जो शब्द इससे बने हुए हैं। दोस्तों शब्द संरचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास अब यहाँ से आपकी चल रही है 10 से 12 नंबर में। तो दोस्तों अब यहाँ से क्लास थोड़ा सा आप लोग सीरियस होकर देखिएगा, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है और मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछिएगा। और हम आपको प्रॉमिस किए थे कल, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से आपकी क्लास कल स्थगित रही। और आज हम आपसे कहते हैं कि आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट जितना आज तक का पढ़ाया गया है सारा क्वेश्चन आपको बताऊँगा। अभी तक जो आपको भाषा से बताए थे कि भाषा, उपसर्ग, ठीक है, भाषा और उपभाषा, लिपि, और जो आपका क्वेश्चन उससे बना था वहाँ जो बनता है वो भी पूछेंगे, अब पूछा जाएगा प्रैक्टिस सेट में।
ध्वनि संरचना की बात किए थे और शब्द संरचना भी आज आपका खत्म हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि आज से आपका क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और आप लोग 20 तारीख तक, कम से कम 20 तारीख तक आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और अपना यूपी टेट का पेपर मेरे साथ क्रैक करने की पूरी तरह से 120 प्लस लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टारगेट बैच है। आपको यहाँ से यूनिक चीज़ पढ़ाई जाएगी। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ से चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इसलिए आपको ये बताते हैं कि ये आपका 120 प्लस का काम करेगा। इसलिए आप यहाँ से आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को भी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अब मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे हम लोग कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, अपनी हिंदी की 5वीं क्लास को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।